किस राज्य में सबसे अधिक आम पैदा होता है? उत्तर प्रदेश में 23.47% और उच्चतम उत्पादन के साथ आम उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। आम उगाने वाले राज्य आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, गुजरात और तमिलनाडु हैं। यह जून और अगस्त से आम का उत्पादन करता है। उत्तर प्रदेश इसकी आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु के साथ आम के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है। इसके अलावा भारत गंगा का मैदान हृदय है, जो आम की फसल को आदर्श पानी और मिट्टी की स्थिति प्रदान करती है। कत्था किस पेड़ से निकलता है? खैर। कत्था को पानी के अर्क से ठंड में क्रिस्टलीकरण द्वारा बबूल वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, जिसे आमतौर पर खैर वृक्ष के रूप में जाना जाता है। यूकेसिया कैटूचू भारत में व्यापक रूप से उत्तर पश्चिम मैदानी क्षेत्र, पूरब में असम और पूरे देश में वितरित किया जाता है। विशेष रूप से सूखे और पर्णपाती क्षेत्रों में कत्था बनाने की प्रक्रिया लंबी और कठिन प्रक्रिया है, जिसमें 45 दिन लगते हैं। उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्येक चरण में बारीकी से निगरानी की जाती है और इष्टतम रंग खैर के पेड़ की लकड़ी से कत्था और कच्च निकाले जाते हैं। एकेसिया इस पेड़ का वनस्पति नाम है। एकेसिया इसकी विभिन्न किस्में जैसे एकेसिया सुंदरा, एकेसिया केचुआ ओइडस और एकेसिया कैटूचू है। पेड़ की ये प्रजातियां मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में केंद्रित है। पसंदीदा स्थान या तो यूपी या बिहार ही है। कत्था कन्वा भारत में एक महत्वपूर्ण वन आधारित पारंपरिक उद्योग है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान ने कत्था और कच्छ के निर्माण के लिए बेहतर प्रक्रिया विकसित की है। इस उत्पादों का निर्माण सरल और इसमें परिष्कृत की उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती। इन उत्पादों के कई अनुप्रयोग हैं। कत्था एक प्रमुख सामग्री जिसका उपयोग चबाने के उद्देश्य से पान की तैयारी में किया जाता है। चूने के साथ संयोग में यह विशेष लाल रंग देता है। रेडीमेड पान यानी पान मसाला, गुटखा, तंबाकू के साथ पान मसाला और आम लोगों के बीच इसकी बढ़ती लोकप्रियता के साथ कत्था के इस्तेमाल को कई गुना बढ़ा दिया है। भारत के निम्नलिखित में कौन सा राज्य गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? उत्तर प्रदेश भैया। उत्तर प्रदेश का निर्माण 1937 में किया गया था और 1950 में उत्तर प्रदेश के रूप में नामित किया गया था। राज्य की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है, इसके बाद महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी कटोरा के रूप में भी जाना जाता है। ब्राज़ील के बाद भारत चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादन राज्य भी है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी लाल रंग की होती है? आयरन के कारण। लोहे की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का अपना रंग मिल जाता है। लोहा फेरिक ऑक्साइड के रूप में मौजूद है, जो मिट्टी के एक कण पर पतले कोटिंग के रूप में होता है। मिट्टी के काले और भूरे रंग के पीछे ह्यूमस सामग्री की उपस्थिति का कारण है। मिट्टी मुख्य रूप से सिलिकेट और लवण की उपस्थिति के कारण सफ़ेद रंग होता है। इनमें कौन सी गेहूं की किस्म नहीं है? राजामुड़ी गेहूं की किस्म नहीं है। राजामुड़ी लाल चावल की एक किस्म है। सोनालिका विविधता देर से बोने के लिए बहुत उपयुक्त है। यह जंग के लिए बहुत प्रतिरोधी है। कल्याण सोना पूरे भारत में खेती के लिए आनुवंशिक व्यापक अनुकूल के साथ दोहरी बोना गेहूं है। गिरिजा जंग के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी एक एकल बोनी किस्म भारत के उत्तरी भाग में पाई जाने वाली मुख्यतः बहुत ही सामान्य किस्म है। तो इस तरह सोनालिका, कल्याण सोना और सोना 227 यह किसकी गेहूं की किस्म है? BL 401, BL 404, BL 401 उत्तर प्रदेश की निचली और ऊंची पहाड़ियों की मध्य उर्वरता और वर्षा आधारित परिस्थितियों के लिए उपयुक्त है। उत्तर प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों के लिए BL 404 की सिफारिश की गई है। BL 410 यह लुधियाना में विकसित एक नई किस्म है, जिसकी ऊंचाई लगभग 105 सेंटीमीटर होती है।
राजमुड़ी चावल की किस्में, सोनालिका, कल्याण सोना और सोना 227 ये गेहूं की किस्में। सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2021 और 22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा PMFBY के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 16,000 करोड़। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 16,000 करोड़ आवंटित किया है। यह पिछले वर्ष की सन 2020-21 की तुलना में लगभग 305 करोड़ रुपए की बजटीय वृद्धि है। 13 जनवरी सन 2016 को भारत सरकार ने इस प्रमुख फसल बीमा योजना को मंजूरी दी थी। 13 जनवरी सन 2016। इस योजना में बुआई और मध्य मौसम की प्रतिकूलताओं में होने वाली हानियों को शामिल किया गया है। किसके शासन के दौरान पटवारी को बदलकर लेखपाल कर दिया गया था? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह के शासन के दौरान पटवारी को बदलकर लेखपाल कर दिया गया। सन 2006 में उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली जोड़ी गई। लेखपाल का कार्य भूमि अभिलेख नियमावली में वर्णित है। भूमि राजस्व 1901 की धारा 23 में लेखपाल का वर्णन किया गया है। लेखपाल ग्राम स्तर पर सरकार का प्रतिनिधि होता है। 1906 तक इसे स्वयं गांव द्वारा भुगतान किया गया था, लेकिन अब वह एक वेतनभोगी सरकारी कर्मचारी होते हैं। इसके प्रभाव में आमतौर पर 1 या 2 गांव आते हैं। विरासत ड्राइव के तहत राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा लगभग कितने मामलों का निपटारा किया जाता है? 4.43 लाख। दिवस सन 2020 में उत्तर प्रदेश ने विरासत ड्राइव शुरू किया है। प्राकृतिक उत्तराधिकारी। गांव में उत्तराधिकार के अधिकार को लेकर भूमि विवाद को समाप्त करने और तहसील और जिला स्तर पर संपत्ति के मुकदमों को सुलझाने के लिए 2 महीने का लंबा अभियान है। 19 जनवरी सन 2021 तक इस पहल के तहत राजस्व विभाग के अधिकारियों ने 4.43 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया, जो वर्ष से लंबित थे। यह पहला जिला अदालतों के हस्तक्षेप के बिना कम समय में विवादों को हल करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति। पारंपरिक संगीत। कजरी, सोहर, कव्वाली, रसिया। लोक नृत्य कथक है। व्यंजन कोफ्ता, करी और चावल, कड़ी चावल, कबाब। क्षेत्रीय द्वारा GDP। कृषि 25%, उद्योग 24%, सेवाएं 51%। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना एक पहल है जो कम से कम 120 दिनों के रोजगार की गारंटी देता है, जो किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? हिमाचल प्रदेश। इस योजना के तहत नियुक्त लोगों को उत्पादन बढ़ाने के लिए अपने कौशल को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। राज्य सरकार को लगभग 1 लाख श्रमिकों को 2,000 रुपये प्रदान करने हैं। निम्नलिखित राज्य सरकारों की विभिन्न रोजगार योजनाएं। उत्तर प्रदेश नवीन रोजगार छतरी योजना, उद्यम सारथी ऐप, अभ्युदय ऐप, ये सब रोजगार देंगे। राजस्थान में राज्य कौशल पोर्टल, युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, भामाशाह रोजगार सृजन योजना। हरियाणा में क्या है? जॉब फेयर पोर्टल, युवा नौकरी प्रोत्साहन योजना हरियाणा के है। राजधानी हिमाचल प्रदेश शिमला है। राज्यपाल बंडारू रत्नात्रेय हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। नेशनल पार्क। पिन वैली नेशनल पार्क। पिन वैली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, इंडी क्रिला नेशनल पार्क, सिम्बल बरा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, ये सब कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। निम्नलिखित जिलों में उत्तर प्रदेश में जनगणना सन 2011 के अनुसार किसकी 10 की वृद्धि के संदर्भ में आरोही क्रम में व्यवस्थित की? बलरामपुर, श्रावस्ती, गाजियाबाद, बागपत। निम्नलिखित कूट को सही चयन कीजिए। तो चौथा क्या हो जाएगा? बागपत हो जाएगा। दूसरा बलरामपुर, श्रावस्ती और गाजियाबाद। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बागपत में 10 की वृद्धि 11.9% है। बलरामपुर में 27.7% है। श्रावस्ती में 30.5%। गाजियाबाद में 10 की वृद्धि 41.3% है। उत्तर प्रदेश की 10 की विकास दर 20.2% है। यह राष्ट्रीय औसत यानी 17.7 से अधिक है।
उत्तर प्रदेश दशकीय विकास दर के मामले में सभी राज्यों में 15वें स्थान पर है। गौतम बुद्ध नगर जिले में सबसे अधिक दशकीय विकास दर दर्ज की गई है। सबसे कम दशकीय विकास दर कानपुर जिले में दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश की दशकीय विकास दर राष्ट्रीय औसत से 2.5% अधिक है। सन 2001 की जनगणना में दशकीय विकास दर 25.85 थी। उच्च दशकीय वृद्धि दर वाले जिले गौतम बुद्ध नगर 49.1 और गाजियाबाद 41.3, श्रावस्ती 30.5। निम्न दशकीय वृद्धि दर वाले कानपुर 9.9, हमीरपुर 11.1, बागपत 11.9। तो इसमें क्या दिया है, बागपत हो जाएगा, बलरामपुर, श्रावस्ती और गाजियाबाद। गाजियाबाद से सबसे ज़्यादा है तो गाजियाबाद हो जाएगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? सन 2015 में। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना सन 2015 में लॉन्च किया गया था। देश के सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने के लिए राज्य सरकारों की सहायता के लिए योजना शुरू की गई थी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को उनकी मिट्टी की पोषक स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं और साथ ही मृदा स्वास्थ्य और उसकी उर्वरता में सुधार के लिए पोषक तत्वों की उचित खुराक की सिफारिशें भी करते हैं। मध्याह्न भोजन योजना के बारे में निम्न से कौन सी विशेषता नहीं है? स्कूलों में सफाई बढ़ाना। मिड डे मील योजना भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव द्वारा वर्ष 1995 में शुरू की गई थी। ये चीज़ें हो चुकी एक्सप्लेन। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय द्वारा विदेश से लौटे लोगों के लिए रोजगार सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई पहल का नाम बताइए। वंदे भारत मिशन नहीं, स्वदेश स्वदेश है। स्वदेश का मतलब है कि स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने संयुक्त रूप से यह पहल शुरू की। वंदे भारत मिशन के हिस्से के रूप में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य प्रासंगिक रोजगार के अवसरों के साथ वापसी करने वाले नागरिकों को सशक्त बनाना है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC इस परियोजना के कार्यान्वयन का समर्थन कर रहा है। लौटने वाले नागरिकों को एक ऑनलाइन स्वदेश कौशल कार्ड भरना आवश्यक है। उड़ान का मतलब उड़े देश का आम नागरिक। इस योजना का मुख्य फोकस क्षेत्रीय विमान बाजार को विकसित करना है, जिसमें वाटर एरोड्रम को जोड़ने के लिए सीप्लेन भी शामिल है। वंदे भारत यह कोरोना महामारी के दौरान विभिन्न देशों में फंसे भारतीयों को वापसी लाने के लिए निकासी मिशन था। यात्रा का पूरा खर्च यात्रियों द्वारा मिशन के तहत वहन किया जाएगा। ऑपरेशन समुद्र सेतु भारतीय नौसेना द्वारा कोरोना महामारी के दौरान भारतीय नागरिकों को विदेश से वापस लाने के लिए शुरू किया गया था। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एवं सिंधिया जनवरी सन 2022। कौशल विकास उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है जनवरी सन 2022 तक। भारत के 3 सबसे बड़े कॉफी उत्पादक राज्यों के संदर्भ में कौन सा सही क्रम है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक कर्नाटक है। कर्नाटक पिछले 10 वर्षों से भारत में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है। राज्य ने सन 2019-20 के दौरान 2,03,445 मीट्रिक टन एस्प्रेसो निर्माण के साथ भारत में संपूर्ण एस्प्रेसो निर्माण का लगभग 70% योगदान दिया है। केरल का मालाबार क्षेत्र अरेबिका और रोबस्टा एस्प्रेसो बीन्स का उत्पादन करता है। केरल भारत में लगभग 21% कॉफ़ी निर्माण का प्रतिनिधित्व करता है। तमिलनाडु इस सूची में सबसे आगे है, जिसने पिछले वित्तीय वर्ष में 18.235 मीट्रिक टन कॉफ़ी का उत्पादन किया। इथोपियन हाईलैंड को कॉफ़ी की मातृभूमि माना जाता है। इथोपियन हाईलैंड को कॉफ़ी के उत्पादन
कॉफ़ी की मातृभूमि माना जाता है। कॉफ़ी का पहला पौधा कर्नाटक के बाबा बुदन हिल्स में लगाया गया था। ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है। ब्राज़ील में सैंटोस पोर्ट को दुनिया की कॉफ़ी पोर्ट के रूप में भी जाना जाता है। सैंटोस पोर्ट को दुनिया के कॉफ़ी पोर्ट के रूप में भी जाना जाता है। भारत में कॉफ़ी के 3 किस्में हैं। कॉफ़ी रोबस्टा 49% उगाई जाती है, कॉफ़ी अरेबिका 50%, कॉफ़ी लाइबेरिया 1%। कर्नाटक का राज्य फूल कमल है। कर्नाटक में राष्ट्रीय उद्यान बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य आदि हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जोड़ों का समूह है? गाजर, चुकंदर, मूली। जड़ पौधे का वो भाग जो मिट्टी के नीचे छिपा होता है जड़ कहलाता है। जड़ें मिट्टी के कणों को बांधती हैं और पौधे को जमीन पर स्थिर रखती हैं। वे जमीन जो पौधे के पोषण के लिए आवश्यक खनिज लवण को शोषित करती हैं, तने के माध्यम से उसका परिवहन करती हैं। जड़ें जमीन के नमी और पोषक तत्वों को शोषित करती है, इसे बढ़ने में मदद करने के लिए पौधे में चूसती है। मनुष्य पेड़ के जड़, तने, पत्तियों और फलों आदि के लगभग हर हिस्से का भोजन के रूप में सेवन करते हैं। जड़ सब्जियों का उदाहरण जिन्हें हम भोजन के रूप सेवन करते हैं गाजर, मूली, चुकंदर, शलजम और शकरकंद है। अदरक, आलू, हल्दी तना सब्जियों का एक उदाहरण है। अदरक क्या है? अदरक, आलू, हल्दी तना सब्जियों का एक उदाहरण है। पौधे का वह भाग जो ज़्यादातर मिट्टी की सतह के ऊपर मौजूद होता है तना कहलाता है, जबकि जड़ें पौधे को ऐसा होती हैं ज़्यादातर मिट्टी की सतह के नीचे मौजूद होती हैं। किसको ब्रिटिश शासन से पहले भूमि की मापन की इकाई के रूप में जाना जाता था? भूमि का आकार विविध था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसे लगभग 1/3 एकड़ में मानकीकृत किया। बीघा भूमि क्षेत्र की माप की एक इकाई है जो स्थानीय स्तर पर भिन्न है। राजा टोडरमल ने भूमि मापन 10 साल की शुरुआत के लिए जाना जाता है। मध्य भारत में बीघा को 3025 वर्ग गज यानी 2529.3 वर्ग मीटर या 5/8 एकड़ यानी 0.2529 हेक्टेयर में मानकीकृत किया गया। उत्तर और मध्य प्रदेश में प्रयुक्त विभिन्न मापन। हेक्टेयर भूमि की बिक्री योजना और कृषि में आमतौर पर उपयोग की जाने वाली माप इकाई है। 1 हेक्टेयर 100 एकड़ और 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। बिस्वा एक भूमि मापन इकाई है जिसका आमतौर पर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में उपयोग किया जाता है। यद्यपि मान एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होता है। एक बिस्वा 50 से 150 वर्ग गज के दायरे में आता है। एक इकाई है जो आमतौर पर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में उपयोग की जाती है, जिसकी गणना एक बिस्वा 20 बिस्वन के रूप में की जाती है। किल्ला पंजाब, हरियाणा में एक एकड़ भूमि को दर्शाता है। गज एक ऐसी इकाई है जिसका उपयोग आमतौर पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में किया जाता है। एक वर्ग गज या 9 वर्ग फुट को दर्शाता है। कट्ठा असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश राज्यों में इस्तेमाल होने वाली एक इकाई है। सन 2011 में निम्नलिखित में किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत देश में सबसे अधिक है? मिजोरम। सन 2011 जनगणना का अनुसूचित जनजाति का अधिकतम अनुपात मिजोरम 94.8%, नागालैंड 86.5%, मेघालय 86.1%, अरुणाचल प्रदेश 68.8%। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेशों में जिसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 94.8% है, यह केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक है। अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर मिजोरम में सबसे अधिक 91.7% और आंध्र प्रदेश में सबसे कम 49.2%। सन 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति भारत की कुल जनसंख्या की 8.6% है। सन 2001 और 2011 की अवधि के दौरान अनुसूचित जनजातियों की दशकीय विकास दर 23.7% थी
उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का न्यूनतम अनुपात 0.6% है। राम मनोहर लोहिया ग्राम विकास योजना कब लागू हुआ था? 17 मई सन 2012 को। राम मनोहर लोहिया समाज ग्राम विकास योजना समाजवादी पार्टी द्वारा 17 मई सन 2012 को लागू किया। इस योजना के तहत विकास के लिए जिले में 138 गाँवों का चयन किया गया था। इस योजना के तहत चयनित गाँवों में लोहिया घर बनाए गए थे। कहा गया कि वर्ष सन 2016-17 में चयनित 29 गाँवों में विकास का कार्य शुरू नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। जीडीपी देवेंद्र सिंह चौहान हैं। उत्तर प्रदेश के नृत्य चरकुला, ख्याल, रासलीला, नौटंकी आदि है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.68 है। उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात 912 है। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष लेखपाल सेवा नियमावली जोड़ी गई? सन 2006 में। उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली सन 2006 में जोड़ी गई। लेखपाल का कार्य भूमि अभिलेख नियमावली में वर्णित है। भूमि राजस्व 1901 की धारा 23 में लेखपाल का वर्णन किया गया है। लेखपाल ग्राम स्तर पर सरकार का प्रतिनिधित्व होता है। 1906 तक उसे स्वयं गांव द्वारा भुगतान किया जाता था, लेकिन अब उसे एक वेतनभोगी सरकारी कर्मचारी है, जिसके प्रभार में आमतौर पर 1 या 2 गांव होते हैं। उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 14 के तहत कौन से क्षेत्र शामिल हैं? उपरोक्त सभी। भूमि और ग्रामदान, शांति और सद्भावना बनाए रखने के लिए भूमि राजस्व निपटान, उपरोक्त सभी। धारा 14 में जिले के कलेक्टर का पद है। जिले के कलेक्टर राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक अधिकारी नियुक्त करेगी जो जिले का कलेक्टर होगा, और जो जिले का कलेक्टर होगा और जो अपने जिले भर में इस अधिनियम या किसी भी अन्य कानून द्वारा एक कलेक्टर को प्रदत्त और लगाए गए सभी कर्तव्यों का पालन करेगा और सभी कर्तव्यों का पालन करेगा। अतिरिक्त कलेक्टरों की नियुक्ति, शक्तियाँ और कर्तव्य। राज्य सरकार संयुक्त रूप से एक जिले में या 2 या अधिक जिलों में एक अतिरिक्त कलेक्टर की नियुक्ति कर सकती है। राज्य सरकार की खुशी के दौरान एक अतिरिक्त कलेक्टर अपना कार्यालय रखेगा। एक अतिरिक्त कलेक्टर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे मामलों में कलेक्टर के ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो संबंधित कलेक्टर द्वारा निर्देशित किए जा सकते हैं। कलेक्टर की भूमिका जिले में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए वह भूमि संबंधी विवादों का भी निपटारा करता है। 2 पौधों के बीच बुआई की दूरी को क्या कहते हैं? इंट्रा रो स्पेसिंग। सटीक कृषि क्षेत्र में सही जगह और दर पर इनपुट लागू करने के लिए एक दृष्टि के रूप में उभरा है और इष्टतम फसल विकास के लिए सबसे उपयुक्त है। सटीक कृषि की ऐसी ही एक विधि है बीज का सही स्थान। 2 पौधों के बीच बुआई की दूरी को इंट्रा रो स्पेसिंग कहते हैं। खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? द्वितीय पंचवर्षीय। खाद्य और ग्रामोद्योग भारत सरकार द्वारा 19 अप्रैल 1957 में संसद के अधिनियम खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत गठित एक वैधानिक संस्था है। दूसरी पंचवर्षीय योजना तथाकथित महालानोबिस शैली विकसित पर आधारित। दूसरी योजना सार्वजनिक क्षेत्र के विकास और तेजी से औद्योगिकरण पर केंद्रित है। योजना ने लंबी अवधि के आर्थिक विकास को अधिकतर करने के लिए उत्पादक क्षेत्रों के बीच निवेश के इष्टतम आवंटन को निर्धारित करने का प्रयास किया है। तीसरी पंचवर्षीय योजना गेहूं के उत्पादन में कृषि वृद्धि पर केंद्रित है। 1962 में संक्षिप्त चीन और भारतीय युद्ध ने अर्थव्यवस्था की खामियों को उजागर किया और ध्यान रक्षा उद्योग की ओर स्थानांतरित कर दिया। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 की थी। इस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी सरकार ने जुलाई 1969 में 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। भारत के संविधान में लिखित में कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा देता है? 73वां संशोधन। कब हुआ था?
73वां संशोधन। संसद ने भारत के पंचायती राज संस्थानों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 और भाग 9 को जोड़कर विधायी दर्जा के लिए 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया। अनुच्छेद 243 के अनुसार संवैधानिक प्रावधानों के अनुपालन में पंचायत कानूनों में संशोधन करने के लिए सभी राज्य सरकारों पर अधिनियम लागू किया गया। भारतीय पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए अधिनियम 1993 पारित किया गया और यह स्थानीय स्वशासन की शक्ति और संवर्धन के विकेंद्रीकरण में एक महत्वपूर्ण कदम है। पंचायती राज व्यवस्था एक स्थानीय स्वशासन प्रणाली है जिसकी वैधता संवैधानिक मान्यता गांवों में होती है। इस प्रणाली में ग्राम पंचायत स्थानीय प्रशासन की मूल इकाई होती है। यह एक त्रिस्तरीय प्रणाली है जिसमें सम्मिलित है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। भारत के संविधान में 72वां संशोधन अधिनियम, 17वां संशोधन अधिनियम 1991, 1991 के विधेयक संशोधन सन 209 में संलग्न, जिसे संविधान अधिनियम 1952 वस्तुओं और कारणों का विवरण के रूप में अधिनियमित किया गया है। भारत के संविधान 71वां संशोधन, जिसे आधिकारिक तौर पर 71वां संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में जाना जाता है, संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया ताकि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को शामिल किया जा सके, जिससे अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं की कुल संख्या 18 हो गई। संविधान के अनुच्छेद 75वां संशोधन अधिनियम 1993 को 5 फरवरी 1994 को भारत के संविधान में पुनः संशोधन करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया। यदि पंचायत भंग हो जाती है तो चुनाव 6 महीने की समय सीमा के भीतर होनी चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 243 ही पंचायतों के कार्यकाल को निर्धारित करता है। प्रत्येक पंचायत अपनी पहली बैठक की तारीख से 5 साल के लिए रहेगी, लेकिन इसे समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। अगर पंचायत भंग हो जाती है तो 6 महीने के भीतर चुनाव करना अनिवार्य है। चुनाव केवल 6 महीने से आगे के कार्यकाल के लिए करवाया जाता है, लेकिन अगर कार्यकाल 6 महीने से कम है तो चुनाव नहीं होंगे। पंचायत समिति में मुख्य अधिकारी कौन होता है? विकास अधिकारी। पंचायत समिति पंचायती राज संस्थाओं का एक मध्यवर्ती स्तर है। पंचायती समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रखंड विकास अधिकारी होते हैं। विकास अधिकारी राज्य सिविल सेवा का अधिकारी होता है। पंचायत समिति को जनपद पंचायत के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय राजनीति भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रावधान करती है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर जनपद पंचायत या पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला पंचायत। 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जिसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। जिला पंचायत के सीईओ एक आईएएस अधिकारी होता है। बीडीओ जनपद पंचायत का मुख्य अधिकारी होता है। ग्राम स्तर पर सचिव की नियुक्ति की जाती है। वह ग्राम सभा को बुलाता है और अपनी कार्यवाही का रिकॉर्ड दिखाता है। उत्तर प्रदेश सन 2019 की भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र में से लगभग कितने प्रतिशत उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र दर्ज किया गया है? 6.88%। ISFR सन 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल दर्ज वन क्षेत्र 16,582 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.88% है। वैधानिक स्थिति के अनुसार इसमें 72.79 आरक्षित वन है, 6.98 संरक्षित वन है और 20.23 अवर्गीकृत वन है। ISFR सन 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कुल वन कवर 14,805.65 वर्ग किलोमीटर है, जो उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 6.15 है। अधिकतम वन क्षेत्रफल प्रतिशत वाले
5 जिले: सोनभद्र 36.79, चंदौली 22.25, पीलीभीत 18.64, मिर्ज़ापुर 18.25, चित्रकूट 18.23। उत्तर प्रदेश का पहला गौ अभयारण्य कहाँ बनाया गया? मिर्ज़ापुर में। उत्तर प्रदेश का पहला गौ अभयारण्य मिर्ज़ापुर जिले के हलिया प्रखंड में बनाया जाएगा। नींव का शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। यह समारोह 29 जनवरी सन 2020 को आयोजित किया गया था। माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में एक शहर कानपुर को कान्हापुर या कान्हा की नगरी से इसका नाम माना जाता है। कुछ सिद्धांत यह भी बताते हैं कि इसका नाम कर्ण के शहर कर्णपुर से पड़ा है। कानपुर उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर और भारत का 12वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। मालवीय जनप्रिय निम्नलिखित में से किस फसल की एक प्रकार है? मूंग की। मालवीय जनप्रिया मूंग की दाल की एक किस्म है। मालवीय जनप्रिया को सन 2001 में IIT BHU द्वारा विकसित किया गया। सन 2003 में IIT BHU द्वारा मालवीय जनचेतन नामक मूंग दाल की एक और किस्म विकसित की गई। मूंग दाल की कुछ अन्य महत्वपूर्ण किस्में मोहिनी, पूसा, बैसाखी, ज्वार 45, नरेंद्र और T44 आदि। तूर की किस्म पूसा अकेती, पूसा 84, सोयाबीन का BL सोया 59, MAUS 158, MACS 1188, ये सोयाबीन की किस्म है। चने का KGD 1168 प्रगति हो गया और DPC 9293। CM योगी आदित्यनाथ द्वारा किसानों की आय को दोगुना करने के लिए शुरू किए गए मिशन का नाम? किसान कल्याण मिशन। 6 जनवरी सन 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के किसान कल्याण के लिए और उनकी आय को दोगुना करने के लिए किसान कल्याण मिशन का नाम 3 सप्ताह का लंबा अभियान चलेगा। किसान कल्याण मिशन नाम से 3 सप्ताह का यह सभी 75 जिलों में प्रत्येक विकास खंड में आयोजित किया जाएगा। मिशन एक हिस्से के रूप में यूपी सरकार 100 प्रगतिशील किसानों को रोल मॉडल के रूप में मान्यता देकर सम्मानित करेगी, जिसके डेटाबेस भी सरकार द्वारा तैयार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बारे में स्थैतिक जानकारी। राजधानी लखनऊ पशु बारहसिंगा और पक्षी सार्स क्रेन पशु प्लस। लोकसभा सीटें 31, लोकसभा सीटें 80, राज्यसभा सीटें 31, राज्य वृक्ष अशोक, राज्य पुष्प प्लास, राज्य पक्षी सार्स क्रेन, राज्य पशु बारहसिंगा। किसान कल्याण मिशन। 6 जनवरी सन 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने योगी आदित्यनाथ ने राज्य के किसान कल्याण और उनकी आय को दोगुना करने के लिए किसान कल्याण मिशन नाम से 3 सप्ताह तक लंबा अभियान चलाया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष सन 2016 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष सन 2016 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष सन 2016 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी सन 2016 को शुरू की गई थी। PMFBY वन नेशन वन स्कीम थीम के रूप में अनुरूप बनाया गया था। यह किसानों के लिए उनकी फसल के लिए एक बीमा सेवा है। यह 2 योजनाओं में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को प्रतिस्थापित करता है। इसका उद्देश्य किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करना है। यह पूर्ण बीमित राशि के लिए फसल आश्वासन दावे की शुरुआती निपटान
को भी सुनिश्चित करता है। इनमें से कौन सा रबी की फसल नहीं है? गेहूं के साथ चावल नहीं है भैया। 3 फसली मौसम रबी, खरीफ, जायद की फसल। रबी की फसल सर्दियों में अक्टूबर दिसंबर से दिसंबर तक बोया जाता है। अप्रैल से जून तक गर्मियों में काटा जाता है। सर्दियों के महीनों के दौरान वर्षा की उपलब्धता इन फसलों की सफलता में मदद करती है। रबी की कुछ महत्वपूर्ण फसलें गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों। गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों ये फसलें भारत के बड़े हिस्सों में उगाई जाती हैं। पंजाब, हरियाणा ये हो चुका है। खरीफ की फसलें मानसून की शुरुआत के साथ उगाई जाती हैं। इनकी कटाई सितंबर अक्टूबर में की जाती है। इस मौसम में उगाई जाने महत्वपूर्ण फसलें धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन है। असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों में एक वर्ष में चावल की 3 फसलें उगाई जाती है, आस, अमन और बोरो। जायद की फसलें रबी और खरीफ की फसलों के बीच में गर्मियों के महीनों के दौरान छोटा मौसम जायद की फसल के रूप में जाता है। मौसम में उगाई जाने वाली फसलें तरबूज, खरबूज, ककड़ी, सब्जी, चारा फसलें हैं। रबी सर्दी में बोई जाती है, अक्टूबर से दिसंबर, कटाई अप्रैल से जून। फसलों के उदाहरण रबी जौ, मटर, चना और सरसों। खरीफ मानसून की शुरुआत में जून जुलाई, कटाई सितंबर से अक्टूबर। मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन है। जायद गर्मी मार्च में और जून में काट लिया जाता है। तरबूज, खरबूज और ककड़ी। निम्नलिखित में से किसने 5 स्टार विलेज नामक एक योजना शुरू की है? डाक विभाग ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख डाक योजनाओं के सार्वभौमिक कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए 5 स्टार गांव के नाम से एक योजना शुरू की। इस योजना में विशेष रूप से आंतरिक गांवों में सार्वजनिक जागरूकता और डाक उत्पादों और सेवाओं तक पहुंचने के अंतराल को पाटने का प्रयास करती है। सभी डाक उत्पादों और सेवाओं को 5 स्टार गांव की योजना के तहत ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध कराया जाएगा और विपणन और प्रचारित किया जाएगा। 5 स्टार योजना के तहत शामिल योजनाओं में शामिल है बचत बैंक खाता, आवर्त जमा खाता, NSC KVP प्रमाण पत्र, सुकन्या समृद्धि खाते, PPF खाते और वित्त पोषित डाकघर बचत खाता भारत डाक भुगतान बैंक खातों से जुड़ा हुआ है। पोस्टल 5 इंश्योरेंस लगा ले यार। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना खाता, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना खाता। यदि कोई गांव उपरोक्त सूची के 4 योजनाओं के लिए सार्वभौमिक कवरेज प्राप्त करता है तो उस गांव को 4 स्टार दर्जा मिल जाता है। यदि कोई गांव 3 योजनाओं को पूरा करता है तो उस गांव को 3 स्टार दर्जा मिल जाए। योजनाओं को 5 ग्रामीण डाक सेवाओं की टीम द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। इस टीम का नेतृत्व संबंधित शाखा कार्यालय के शाखा पोस्ट मास्टर करेंगे। एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का नाम बदल कर दिया गया है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना रखा गया है। एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम IWMP एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम IWMP ग्रामीण विकास मंत्रालय के फ्लैगशिप कार्यालयों में से एक है। यह योजना सन 2009-10 के दौरान शुरू की गई थी। देश में वर्षा जल और नीच भूमि के विकास के लिए 3 क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों को एकीकृत करने के लिए सन 2009-10 में भूमि संसाधन विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। मरुभूमि विकास कार्यक्रम DDP
सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम DPAP, समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम IWDP, IWMP के मुख्य बिंदु। भूमि संसाधन विकास के विभिन्न क्षेत्र विकास कार्यक्रमों का एकीकरण द्वारा सन 2009 और 10 में शुरू किया गया था, जिसमें सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम DPAP, मरुभूमि विकास कार्यक्रम DDP और समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम IWDP शामिल है। 12वीं योजना कार्यक्रम को अतिरिक्त 29,296 करोड़ रुपए आवंटित करती है। केंद्र सरकार राज्य सरकार का लगभग साझाकरण अनुपात 90 और 10 का है। परियोजना लागत का 9% बिना संपत्ति वाले लोगों की आजीविका के विकास के लिए निर्धारित किया गया है। परियोजना लागत का 10% छोटे और सीमांत किसानों के लिए उत्पादकता बढ़ाने और सूक्ष्म उद्यमों के विकास के लिए। IWMP के तहत एक परियोजना का औसत आकार लगभग 5,000 हेक्टेयर है, तो सूक्ष्म जल क्षेत्र का एक समूह है। संस्था और क्षमता का निर्माण का एक हिस्सा राज्य, जिला परियोजना, ग्राम स्तर पर एक संस्थागत तंत्र स्थापित करने और हितधारकों की क्षमता बनाने के लिए प्रदान किया गया है। यह जमीनी स्तर के सामुदायिक संगठनों के रूप में प्राथमिक हितधारकों की भागीदारी को भी मजबूत करता है। उत्तर प्रदेश किस जिले में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है? जौनपुर का। अब देखिए, लिंग अनुपात का उपयोग प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है। यह भारत में महिलाओं की आबादी को खोजने के लिए एक मूल्यांकन स्रोत है। और भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं का अनुपात क्या है? सबसे ज़्यादा लिंगानुपात उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में है। लिंगानुपात 1,000 पुरुष पर 1,018 महिलाएं हैं। जौनपुर के बाद आजमगढ़ 117 यानी 1,000 पे 1017 यानी 1,017, देवरिया में 1,013। ग्रामीण क्षेत्र में जौनपुर में लिंगानुपात सबसे अधिक यानी जौनपुर में 1027। एक हज़ार। लखनऊ योगी आदित्यनाथ, नंदीबेन 75 जिले। उत्तर प्रदेश में निम्न किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? श्रावस्ती जिले की जनगणना के आंकड़े इस प्रकार हैं। जनसंख्या 11,17,361, 5.02% की कमी। लिंगानुपात 881, साक्षरता 46.78, घनत्व 681। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता 67.68% है, जिसमें पुरुष और महिलाओं की साक्षरता, पुरुषों की साक्षरता 77.28, महिलाओं की 57.18। उत्तर प्रदेश की जनगणना सन 2011 के कुछ महत्वपूर्ण प्रासंगिक आंकड़े इस प्रकार हैं। उच्चतम लिंग अनुपात वाला जिला जौनपुर, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद, 0 से 6 आयु की सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला बहराइच, सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती, सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती, सबसे कम 10 की वृद्धि वाला जिला श्रावस्ती, सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला बागपत, सबसे कम 0 से 6 लिंग अनुपात वाला जिला आगरा, सबसे अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला सीतापुर, सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक औद्योगिक विकास निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में दर्ज की गई? छठी पंचवर्षीय योजना में उच्चतम औद्योगिक विकास दर दर्ज की गई, जो 11.8% थी। भारत में छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत करते समय उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र पर जोर देते हुए तेजी से औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी। छठी पंचवर्षीय योजना को जनता सरकार योजना भी कहा जाता है। छठे पंचवर्षीय योजना का मसौदा 1978 में प्रस्तुत किया गया था। हालांकि
जनता सरकार के गठन के साथ जनवरी 1980 में सरकार को बदलने के साथ इस योजना को समाप्त कर दिया गया। नई छठी पंचवर्षीय योजना अप्रैल 1980 से प्रभावित है। पंचवर्षीय योजना भारत सरकार के स्वतंत्रता के बाद से संसाधनों के प्रभावी संतुलित उपयोग के लिए योजना का एक औपचारिक मॉडल थी। वे भारत के योजना आयोग द्वारा अच्छी तरह से डिजाइन किए गए थे, जिसे 15 मार्च 1950 को स्थापित किया गया था। चूँकि यह एक संवैधानिक इकाई नहीं थी, इसलिए आयोग ने सीधे प्रधानमंत्री को सूचना दी, जिसके पहले अध्यक्ष खुद नेहरू थे। आयोग का उद्देश्य संसाधनों के उचित संवितरण, उत्पादन को बढ़ाने और सभी के लिए रोजगार के अवसरों को सक्षम करने के माध्यम से भारत में जीवन स्तर को ऊपर उठाने का कर्तव्य था। पंचायती राज की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। पंचायती राज शब्द का अर्थ ग्रामीण स्थानीय स्वशासन प्रणाली है। भारत के सभी राज्यों में राज्य विधानसभाओं के अधिनियमों द्वारा जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का निर्माण करने के लिए स्थापित किया गया। इसका गठन 1992 में 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से किया गया। पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य राजस्थान था। इस योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश, जिसने 1959 में इस प्रणाली को अपनाया। इसके बाद अधिकांश राज्यों ने इस प्रणाली को कथन पंचायती राज की स्थापना करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। निम्नलिखित में कौन सा जानवरों की वायरल बीमारी का उदाहरण है? खुरमुखपाक जानवरों की एक अत्यधिक संक्रमित वायरल बीमारी है। सबसे गंभीर पशुधन रोगों में से एक है। मवेशी, भैंस, ऊँट, भेड़, बकरी, हिरण और सूअर सहित खुर वाले जानवरों को प्रभावित करता है। खुरमुखपाक। निम्नलिखित में कौन सा राजस्व परिषद बोर्ड का कार्य नहीं है? समझौता। राजस्व बोर्ड राज्य के सभी भूमि रिकॉर्ड निपटान और राजस्व मामलों, प्रशासनिक और न्यायिक के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों के अनुसार बंदोबस्त से जुड़े मामलों को छोड़कर भू राजस्व से जुड़े सभी गैर न्यायिक मामलों का नियंत्रण राज्य सरकार में निहित है और सभी अन्यायिक मामलों का निपटान से जुड़े सभी मामलों का नियंत्रण बोर्ड में निहित है। प्रवीण कुमार राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष हैं। सरबती सोनार प्रसिद्ध है। गेहूं की एक किस्म। सरबती सोनार गेहूं की एक किस्म है। यह सोनार 64 का उत्परिवर्ती है, जो सोनोरा 64 का उत्परिवर्तित है, जो सोनोरा 64 के गामा विकिरण द्वारा निर्मित है। इस उत्परिवर्तन विविधता में एक उच्च प्रोटीन उपयोग मूल्य है। यह एक उच्च उपज वाले गेहूं की बौनी किस्म है। गेहूं उत्पादन और किस्में। गेहूं मुख्य रूप से देश के उत्तरी भाग यानी पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पश्चिमी और मध्य भागों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में उत्पादित किया जाता है। उच्च ग्लूटेन ताकत गेहूं की रोटी और पास्ता के लिए उपयुक्त है। किस्में BL 832, BL 804, HD 2687, WH 147, WH 896, UP 2338, श्रेष्ठ HD 2687, HW 1085, NP 200। प्रमुख प्रकार ट्रिटिकम वल्गारे, ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम कॉम्पैक्टम प्रमुख प्रकार हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक मनकोम्बु सांबशिवन स्वामीनाथन है। उत्परिवर्तन प्रक्रिया, जिसमें बीज बेहतर गुणवत्ता के उत्पादन
करने के लिए रसायनों और विकर्णों को संपर्क में होते हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है। सुनहरा चावल आनुवांशिक रूप से एक संशोधित फसल है जिसमें निम्नलिखित में से जीन का उपयोग किसके जैव संश्लेषण के लिए किया जाता है? विटामिन ए। सुनहरा चावल चावल की एक किस्म है जिसे आनुवांशिक अभियांत्रिकी का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है। इस चावल के खाद्य भागों में बीटा कैरोटीन का जैव संश्लेषण मौजूद है। बीटा कैरोटीन विटामिन ए का एक अग्रदूत है। इसके परिणामस्वरूप खाद्य सुदृढ़ीकरण होता है, एक प्रक्रिया है जिसमें विटामिन की सूक्ष्म पोषण तत्व की मात्रा बढ़ जाती है। वर्तमान में विटामिन ए आहार फाइबर की कमी है जिसके परिणामस्वरूप पिछले 5 वर्षों में 1.5 बिलियन बच्चों की मृत्यु हो गई। उत्तर प्रदेश में विंध्य क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? मोंटा मिट्टी। मोंटा मिट्टी उत्तर प्रदेश में विंध्य पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। यह टूटे हुए कंकड़ के रूप में होती है। अपक्षय के कारण ये कंकड़ महीन रेत में परिवर्तित हो जाते हैं। बाजरा वहाँ उगाया जाता है जहाँ हल्की दोमट मिट्टी पाई जाती है। माड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में यह चिकनी मिट्टी के रूप में आयरन, सिलिका, एल्युमिनियम शामिल है। कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह बारिश के मौसम में गोंद की तरह चिपचिपी हो जाती है। राकड़ मिट्टी पहाड़ी और पठार के ढलान वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। 2 रूप में होती है, मोट राकड़ और पटीली राकड़। मोट को मड और कावर में परिवर्तित किया जाता है और पटली को हल्की मिट्टी के रूप में बदल दिया जाता है। लाल मिट्टी बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। मुख्य रूप से मिर्जापुर, सोनभद्र जिलों में पाई जाती है। लाल मिट्टी बघेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन, कार्बनिक पदार्थ और फास्फोरस की कमी होती है। प्रमुख फसलें लाल मिट्टी में गेहूँ, ग्राम और दलहन होती है। उत्तर प्रदेश में डोलोमाइट कहाँ से पाया जाता है? मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा सभी जगह। उत्तर प्रदेश डोलोमाइट मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा, चंदौली जैसे जिलों में पाई जाती है। डोलोमाइट कैल्शियम उत्तर प्रदेश डोलोमाइट मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा, चंदौली जैसे जिलों में पाया जाता है। डोलोमाइट कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट से बना एक जलहीन कार्बोनेट खनिज है। डोलोमाइट का उपयोग रासायनिक उद्योग में एसिड न्यूट्रलाइजेशन के लिए और इन स्ट्रीम पुनः स्थापन परियोजना मृदा अनुकूलन के रूप में डोलोमाइट का उपयोग मैग्नीशियम के स्रोत के रूप में किया जाता है। उच्च घनत्व वाले रोपण के लिए कौन सी आम की किस्म उपयुक्त है? आम्रपाली। आम्रपाली आम का एक प्रमुख कृषि जोक जाति है जिसे 1971 में शुरू किया गया था। इसे दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में डॉक्टर पीयूष कांति मजूमदार द्वारा दशहरी और नीलम की संकर किस्म के रूप में विकसित किया गया था। पेड़ एक बौना नियमित वाहक है जिसमें छोटे छोटे आकार के फल होते हैं। आम्रपाली किस्म का उपयोग उच्च घनत्व वाले रोपण प्रणाली के लिए किया जाता है। पेड़ एक बौना नियमित वाहन जिससे छोटे आकार के फल होते हैं। यूरेनियम उत्तर प्रदेश किस जिले में पाया जाता है? ललितपुर। यूरेनियम उत्तर प्रदेश ललितपुर जिले में पाया जाता है। क्षेत्र में 300 मीटर चौड़ा और इसमें 0.01 से 0.09% यूरेनियम उत्तर प्रदेश ललितपुर जिले में पाया जाता है। यह 300 मीटर चौड़ा है जिसमें 0.1 से
9% यूरेनियम है। ललितपुर में बॉक्साइट भी पाया जाता है। डोलोमाइट बारीबांदा सोनभद्र, बारीबांदा सोनभद्र, एंडालुसाइट सोनभद्र मिर्जापुर, केरू बांदा, कैल्साइट या पैराइट, कैल्साइट मिर्जापुर, पैराइट सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में यमुना और हमीरपुर जिलों के नालों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पड़वा मिट्टी। पड़वा मिट्टी यमुना के ऊपरी हिस्से, हमीरपुर और जालौन जिले के बीहड़ों में पाई जाती है। यह हल्के लाल रंग की होती है। मिट्टी में ऑर्गेनिक पदार्थों की कमी है। खाद्य और पानी की मदद से फसलों की खेती संभव है। मोंटा मिट्टी, यह विंध्य पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। यह टूटे हुए कंकड़ के रूप में। रेगून मिट्टी, यह ब्लैक कॉटन मर काबर मिट्टी भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र जिलों में पाया जाता है। यह मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त है। माद मिट्टी, यह प्रमुख रूप से यूपी के पश्चिमी जिलों में पाया जाता है। क्ले मिट्टी है। इस प्रकार की मिट्टी में कृषि कठिन है। सिलिका 60%, लोहा 15%, एल्युमिनियम 25%। स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय पंचायत में शामिल नहीं है। ग्राम समिति नहीं शामिल है। बलवंत राय मेहता समिति सामुदायिक विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कामकाज की जांच करने के लिए मूल रूप से भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति थी। इस समिति का गठन 16 जनवरी 1957 को किया गया था। बलवंत राय मेहता इस समिति के अध्यक्ष थे। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना इस समिति का मुख्य सिफारिशों में से एक था। इस समिति द्वारा अनुशंसित त्रिस्तरीय प्रणाली, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। बलवंत राय मेहता समिति की अन्य महत्वपूर्ण सिफारिशें: पंचायत समिति के कार्यकारी संस्था होनी चाहिए, जबकि जिला परिषद सलाहकार और समन्वय और पर्यवेक्षी संस्था होनी चाहिए। जिला कलेक्टर को जिला परिषद का अध्यक्ष होना चाहिए। कर लगाने के लिए पंचायत को कौन अधिकृत करता है? राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल कर लगाने के लिए पंचायत को अधिकृत कर सकता है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 243(h) पंचायतों और उनके फंडों द्वारा कर लगाने की शक्तियों से संबंधित। अनुच्छेद H के प्रावधान किसी राज्य हो सकता है कानून द्वारा के विधानमंडल इस तरह के कर, शुल्क, टोल और फीस इस तरह की प्रक्रिया का पालन करने तथा इस तरह के प्रतिबंधों के अधीन करने के लिए एक पंचायत को अधिकृत करने तथा इकट्ठा करने और उचित करने के लिए अधिकृत करें। इस तरह के कर, शुल्क, टोल और शुल्क का भुगतान करें। राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को ऐसे उद्देश्यों और प्रतिबंधों के लिए लगाया और एकत्र किया जाता है। पंचायतों को इस तरह के अनुदान सहायता की मंजूरी राज्य की संचित निधि से बाहर के लिए प्रदान करें। क्रमशः पंचायतों की ओर से या उसके द्वारा प्राप्त सभी निधियों को जमा करने के लिए इस तरह के धन का गठन करना। उन निधियों से ऐसे धन की वापसी के लिए भी प्रावधान कर सकते हैं जो कानून में निर्देशित हो। अप्रैल 1992 में 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम ने भारतीय संविधान में भाग 9 को जोड़ा, जिसमें अनुच्छेद 243 से 243 शामिल है। इसमें 19 सब्जेक्ट विषय के साथ 11वीं सूची को भी जोड़ा। राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार पंचायती राज प्रणाली को अपनाया गया था। मध्य प्रदेश 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार एक पूर्ण पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य है। मध्य पंचायती राज अधिनियम 25 जनवरी 1994 को लागू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा से अनुसूचित क्षेत्रों अधिनियम 1946 के पंचायत विस्तार के उद्देश्य में से नहीं है? आदिवासी क्षेत्रों का एक स्वायत्त परिषद की स्थापना। आदिवासी आबादी को स्वशासन प्रदान करना। आदिवासी समुदाय के परंपराओं और रीति रिवाजों का संरक्षण करना। अनुसूचित क्षेत्रों में भाग 9 के प्रावधानों को कुछ संशोधन द्वारा विस्तारित करना।
पंचायतों संबंधी संविधान भाग 9 के प्रावधान 5वें अनुसूची क्षेत्रों पर लागू नहीं है। हालांकि संसद इस प्रावधानों को ऐसे क्षेत्रों में विस्तारित कर सकती है जो इस तरह के अपवादों और संशोधनों के अधीन हो सकते हैं। इस प्रावधान के तहत संसद में पंचायतों अधिनियम 1946 को लागू किया है, जिसे पैसा अधिनियम या विस्तार अधिनियम के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में सन 2016 10 राज्यों में 5वीं अनुसूची क्षेत्र है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। अधिनियम के उद्देश्य कुछ संशोधनों के साथ पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करना, आदिवासी आबादी के ढेर के लिए स्वशासन प्रदान करना, सहभागितापूर्ण लोकतंत्र के साथ ग्राम प्रशासन का होना, पारंपरिक प्रथाओं के अनुरूप एक उपयुक्त प्रशासनिक ढांचा तैयार करना, आदिवासी समुदाय की परंपराओं और रीति रिवाजों की रक्षा और संरक्षण के लिए आदिवासी आवश्यकताओं के अनुकूल विशिष्ट शक्तियों के साथ पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए उच्च स्तर पर पंचायतों को ग्राम सभा के निचले स्तर पर ग्राम पंचायतों ग्राम सभा के निचले स्तर पर पंचायतों की शक्तियां और अधिकार मानने से रोकना। स्थानीय स्व सरकारी निकायों के संगठन का सही पदानुक्रम है: ग्राम पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। इसको सही से पढ़ना है भैया। मुंबई, पुणे जैसे बड़े शहरों के लिए नगर निगम 10 लाख से अधिक जनसंख्या होता है। छोटे शहरों के लिए नगर पालिका परिषद 2.5 लाख से 10 लाख होता है। स्थानीय सरकार अवधारणा: स्थानीय सरकार गांव और जिला स्तर पर सरकार है। पंचायत का अर्थ एक संस्था, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता है, जिसका गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(b) के तहत गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार से शुरू की गई है। ग्राम पंचायत भारत में पंचायती राज व्यवस्था के एक क्षेत्रीय स्व सरकारी संगठन की नींव है। समुदाय में इसके चुने हुए प्रशासक के रूप में एक सरपंच होता है। यह शासन निकाय ग्राम स्तर पर कार्य करता है। नगर पंचायत एक माध्यमिक क्षेत्र के लिए नगर पंचायत, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता है, ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र में परिवर्तन का क्षेत्र है। यह छोटे शहरों के स्तर पर काम करता है। नगर परिषद छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए नगर परिषद का गठन किया जाता है। नगर पालिका का सर्वोच्च शासी निकाय है। परिषद के सदस्य नगर पालिका को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख निर्णय लेते हैं, जिसमें शिक्षा पर निर्णय, नए भवनों का निर्माण या कर स्तर शामिल है। नगर निगम एक बड़े शहरी क्षेत्र के लिए एक नगर निगम का गठन किया जाता है। शहरी स्थानीय सरकार जो 10 लाख से अधिक आबादी वाले किसी भी महानगर के विकास के लिए काम करती है, उसे भारत में नगर निगम के रूप में जाना जाता है। नगर निगम के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं और पार्षद कहलाते हैं। नगर निगम भारत में स्थानीय स्तर की सरकारें, इसे महानगर पालिका, नगर पालिका, नगर निगम आदि भी कहा जाता है। उपरोक्त चर्चा से कोई भी आसानी से निष्कर्ष निकाल सकता है कि स्थानीय स्व सरकारी निकायों के संगठन का सही पदानुक्रम ग्राम पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम है।